हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद गुफरान। आज हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड एमसीक्यू को कवर करने जा रहे हैं। हमारे पास 17 एमसीक्यू है जो फ्रेम किया गया है और ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है और क्वेश्चन जो आएगा इसी से आएगा, इसी के ऑप्शन से आएगा या सम टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको इग्नोर नहीं कीजिएगा। हम लोग आते हैं, एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। पहला है कि द मिनिमम एंड मैक्सिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑफिस। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस के लिए है ना, कितना एज रिक्वायरमेंट है, क्या एज चाहिए किसी भी बंदे को प्रेसिडेंट बनने के लिए। हमारे पास जो ऑप्शन है 25 ईयर कम से कम और सबसे ज़्यादा 65 लिमिट, 35 ईयर 65 लिमिट, 35 ईयर नो लिमिट, 25 ईयर नो लिमिट। तो क्या होगा, 35 ईयर नो लिमिट है ना। 35 साल चाहिए कम से कम, जो एज रिक्वायरमेंट है प्रेसिडेंट बनने के लिए 35 साल है और ज़्यादा से ज़्यादा का कोई लिमिट नहीं है, कितना तक भी बन सकता है। यहाँ पे दो क्वेश्चन और आ सकता है। राज्यसभा के लिए कम से कम 30 साल चाहिए और लोकसभा के लिए कम से कम 25 साल चाहिए, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैसे इलेक्ट होता है? क्या वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, क्या वो सिर्फ राज्यसभा के मेंबर के द्वारा इलेक्ट होता है, या फिर लोकसभा के मेंबर के द्वारा, या फिर इनडायरेक्ट इलेक्शन से? तो क्या होगा, ऑप्शन डी होगा, इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है ना। इलेक्टोरल कॉलेज होता है जिसमें कंसिस्ट करते हैं मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड यूटीज़, दैट इज़ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। यहाँ के मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ इलेक्टेड बाय। वही क्वेश्चन जो भी मैंने रिपीट किया कि क्या वो राज्यसभा के मेंबर के द्वारा इलेक्ट होते हैं, क्या वो लोकसभा के द्वारा इलेक्ट होते हैं, या ओनली द मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकसभा उसमें वोट करते हैं, या इलेक्टेड मेंबर ऑफ राज्यसभा, लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज ये वोट करते हैं। तो ऑप्शन डी होगा। यहाँ पे आप दिल्ली एंड पौंडीचेरी भी लगा लीजिए, ये दोनों यूटी है ना, यहाँ पे मिस्टेक हो गया था फ्रेम करने में। क्वेश्चन फोर्थ है कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्टोर्स नीडेड टू बी प्रपोजर ऑफ द प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट के लिए कितने नंबर चाहिए प्रपोजर्स के, है ना, जो उसको प्रपोज करे कि मैं इसको प्रपोज कर रहा हूँ कि ही कैन इलेक्ट एज अ प्रेसिडेंट। वो उस फेज़ में जाने के लिए, इलेक्शन के फेज़ में जाने के लिए 50 इलेक्टोर्स चाहिए, 25 या 15? क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा भाई 50 चाहिए, है ना, 50 चाहिए, 50 मेंबर चाहिए। फिफ्थ क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रिस्क्राइब एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर री इलेक्शन, नॉट इलेक्शन। यहाँ पे देखो री इलेक्शन लिखा हुआ है, द पोस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल 57 है ना। सिक्स्थ है कि इज़ देयर एनी डिस्प्यूट रिगार्डिंग द प्रेसिडेंट इलेक्शन इट कैन बी रेफर टू। अगर कोई भी डिस्प्यूट हो प्रेसिडेंट से रिलेटेड या वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड, तो इसको कौन सॉल्व करेगा? क्या वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सॉल्व करेगा, क्या वो पार्लियामेंट में जाएगा, या फिर नन ऑफ द एबव, या फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? तो क्या इसका आंसर है भाई? सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इसको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सॉल्व करेगा ना, सीधा सुप्रीम कोर्ट के पास जाएगा, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट का एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है। ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया सॉल्व करेगा या और कोई। ये सिक्स्थ क्वेश्चन है कि टू वोम डज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एड्रेस हिज रेजिग्नेशन। अगर उसको रेजिग्नेशन कर देना है तो किसको देगा, है ना, प्रेसिडेंट? ऑप्शन ए है लोकसभा को देगा, या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को देगा, या फिर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को देगा। तो हमारा आंसर क्या होगा भाई? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा, है ना। किसको देगा? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को देगा। सेवन्थ है कि द प्रेसिडेंट होल्ड्स ऑफिस फॉर टर्म ऑफ 5 ईयर। कितने साल का होता है? 5 ईयर का होता है। कब से होता है? जब वो इलेक्ट होता है, या फिर वो डिसाइड होता है पार्लियामेंट के द्वारा कि भाई कब से उसका टाइम स्टार्ट होगा, या फिर जब वो इंटर करता है ऑफिस में या होल्ड करता है अपने ऑफिस को, या फिर ये चीज़ डिसाइड करता है कौन? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इस क्या होगा इसका आंसर भाई? इसका आंसर होगा कि जब वो इंटर करते हैं अपने ऑफिस में या फिर होल्ड करते हैं ऑफिस को, है ना। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, फ्रॉम हिज पोस्ट, है उसके ऑफिस से, उसके पोस्ट से जो रिमूव होगा किसके द्वारा होगा? बाय, है ना। कौन करेगा? क्या वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेंगे, क्या वो लोकसभा करेगा, क्या वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करेगा, या क्या वो पार्लियामेंट करेगा? इम्पीचमेंट प्रोसीजर जो है ये कहाँ पे कौन करेगा?
तो पार्लियामेंट करेगा। कौन करेगा भाई? पार्लियामेंट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पीचमेंट जो इम्पोज होगा प्रेसिडेंट पे वो कौन से हाउस में आएगा? क्या वो राज्यसभा में आएगा? क्या वो हाउस ऑफ पीपल क्या होता है भाई? लोकसभा। क्या वो काउंसिल ऑफ स्टेट में आएगा, मतलब राज्यसभा में आएगा? क्या दोनों में से किसी में आ सकता है? राज्यसभा में भी आ सकता है, लोकसभा में भी आ सकता है, या फिर कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? बाय एनी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो, किसी भी हाउस में आ सकता है ना। क्वेश्चन 10th है कि एटलीस्ट हाउ मेनी डेज ऑफ प्रायर नोटिस इज रिक्वायर्ड फॉर द इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए कितने दिन पहले प्रायर नोटिस देना होगा प्रेसिडेंट को कि भाई आपको इम्पीचमेंट कर रहे हैं, आपको इम्पीच कर रहे हैं? तो 14 डेज़ का प्रायर नोटिस चाहिए, है ना। हु हैज़ इलेक्टेड एज अनअपोज्ड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? कौन सा एक ही है वो बंदा, है ना, जो अनअपोज्ड रहा है, उसके खिलाफ कोई भी मेंबर नहीं उतरा, कोई भी अपोजिशन में नहीं आया उसके प्रेसिडेंट, जब वो प्रेसिडेंट के लिए फ़ाइट की? कौन थी? नीलम संजीवा रेड्डी। शायद 1977 में वो, है ना, ये प्रेसिडेंट बने थे। पीवी गिरी के खिलाफ भी था, APJ कलाम के खिलाफ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के खिलाफ भी, सर डॉक्टर प्रसाद के खिलाफ KT साथे, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर जो है, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर प्रेसिडेंट का कम से अंडर विच आर्टिकल? जो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर है प्रेसिडेंट का, कौन से आर्टिकल के अंदर आता है? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ना, बिकॉज कि ऑर्डिनेंस से क्वेश्चन आता है, तो कौन से आर्टिकल के अंदर आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर? ऑप्शन ए है आर्टिकल 123, आर्टिकल 72, आर्टिकल 352, आर्टिकल 143। कौन सा आर्टिकल होगा भाई? आर्टिकल 123। आर्टिकल 123 के अंदर आता है। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट है, आर्टिकल 352 इमरजेंसी है, आर्टिकल 143 एडवाइजरी जुरिसडिक्शन में आता है। विच अमेंडमेंट मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? कौन सा अमेंडमेंट है जो कि प्रेसिडेंट को बाउंड करता है, मेड इट ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल? इसका आंसर क्या है? 24th अमेंडमेंट एक्ट, है ना। क्योंकि देखो 42nd ये तो होगा नहीं, 61st जो है ये एज रिलेटेड है, और 44th जो है ये 4th है, यहाँ पे 44th था। तो वो जो 42nd में जो अमेंडमेंट किए गए थे उसके पावर्स को कम करने के लिए या उसको ठीक करने के लिए 44th अमेंडमेंट लेकर आया था जनता पार्टी गवर्नमेंट। 15th क्वेश्चन है कि हु एडमिनिस्टर द ओथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के ओथ को कौन एडमिनिस्टर करता है? ये क्वेश्चन भी आता है। स्पीकर ऑफ लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, या चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? तो इसका आंसर क्या होगा भाई? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एडमिनिस्टर करते हैं ओथ किसका? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? सीधा क्वेश्चन पूछ लिया कि भाई कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात करता है? कह रहे हो कि यार इम्पीचमेंट के बारे में आर्टिकल 123 इम्पीचमेंट के बारे में, है ना, अलग कोई आर्टिकल बात कर रहा है, 123 बात कर रहा है, ऑर्डिनेंस मेकिंग 143 कर रहा है, एडवाइजरी जुरिसडिक्शन, तो इसके बारे में कौन सा आर्टिकल बात कर रहा है? विच आर्टिकल टॉक्स अबाउट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? आर्टिकल 52। नो लास्ट क्वेश्चन इज द द्रौपदी मुर्मू इज द, कौन सी क्या टर्म है द्रौपदी मुर्मू के का, है ना, कौन सी प्राइम मिनिस्टर है, प्रेसिडेंट है? द्रौपदी मुर्मू 15th प्रेसिडेंट है। ये क्वेश्चन भी पूछ लेता है एग्जाम में कि द्रौपदी मुर्मू कौन सी प्राइम मिनिस्टर है? तो 15th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है कौन? द्रौपदी मुर्मू, है ना। और ये जो PDF है इसका मैं टेलीग्राम चैनल जो हमारा है उसका डिस्क्रिप्शन में रहेगा, स्टडी विद गुफरान, उस पर मैं डाल दूँगा। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के इम्पोर्टेंट MCQ अभी पॉलिटी का सीरीज़ चलेगा। आज प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट, फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, फिर प्रीएम्बल, है ना, अलग अलग जो है सबसे 15-20 MCQ रहेगा, उसी से ही क्वेश्चन फ्रेम होगा। चाहे आप CUET का दे रहे हो, चाहे CUET PG का दे रहे हो, या फिर कोई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का दे रहे हो, और यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली फ्रेम होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं सीधा लक्ष्मीकांत से बनाया हूँ विद द हेल्प ऑफ NCERT, है ना। तो वहाँ से क्वेश्चन फ्रेम हुआ है, और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में इस तरह का क्वेश्चन आएगा। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए। थैंक यू, जय हिंद।